नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो लेक्चर में जो है कमर्शियल वेस्ट हीट रिकवरी डिवाइसेस के ऊपर। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना हीट क्या है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गेट्स ट्रांसफर्ड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज व्हेन दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। सिमिलरली हमने जाना था वेस्ट हीट के बारे में। वेस्ट हीट वो हीट होती है जो कि फ्यूल के कंबर्जन या केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है और हम उस हीट को इन्वायरमेंट में डंप कर देते हैं, जबकि उसे हम किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते थे। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रिक्यूपरेटर, रीजनरेटर, हीट व्हील्स, हीट पाइप और इकोनोमाइजर्स के बारे में। पहला टॉपिक देखते हैं रिक्यूपरेटर। रिक्यूपरेटर में हीट एक्सचेंज होती है हॉट फ्लू गैसेस में, और जो फ्रेश एयर आ रही होती है मेटालिक या फिर सेरामिक वॉल्स के द्वारा। जो डक्ट्स या ट्यूब होती हैं उनमें फ्रेश एयर फॉर कंबर्जन जा रही होती है और दूसरी साइड उन ट्यूब्स के हॉट फ्लू गैसेस मूव कर रही होती हैं, और उस फ्रेश एयर को हम कंबर्जन के लिए यूज़ में लेकर आते हैं। अगर आप राइट साइड में थोड़े डायग्राम को ध्यान से देखें तो ऊपर की तरफ लिखा है इनलेट एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, यानी यहाँ से फ्रेश एयर ली जा रही है, और जो ट्यूब्स दिखाए हैं यहाँ पर फ्रेश एयर ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जबकि सामने की तरफ से जहाँ पे लिखा हुआ है एग्जॉस्ट गैस फ्रॉम प्रोसेस, यहाँ से आपकी हॉट फ्लू गैसेस जा रही हैं जिनका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। आपकी जो फ्रेश एयर थी वो कुछ गर्म हो जाएगी जब इन पाइप्स के थ्रू मूव करेगी, और एंड में आपको प्री हीटेड एयर मिलेगी। और जो आपकी एग्जॉस्ट गैस थी वो पीछे की तरफ ध्यान दीजिए ज़रा रिक्यूपरेटर के, वहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर आ जाएंगी लेकिन उनका टेम्परेचर थोड़ा डाउन होगा। इस प्रकार से आप हीट ट्रांसफ़र इजीली रिक्यूपरेटर में समझ सकते हैं। रिक्यूपरेटर काफ़ी सारे टाइप्स के होते हैं। पहला है मेटालिक रेडिएशन रिक्यूपरेटर। मेटालिक रेडिएशन रिक्यूपरेटर सबसे सिंपल टाइप का रिक्यूपरेटर होता है। इसमें दो मेटल ट्यूब्स कंसेंट्रिक होती हैं। डायग्राम में ज़रा देखिए राइट साइड में तो आप देखेंगे बीच वाले ट्यूब में से नीचे से आपकी एग्जॉस्ट गैस जिनका टेम्परेचर हाई होता है यहाँ से एंटर होती हैं, और ऊपर से एग्जॉस्ट गैस जब उनका टेम्परेचर लो हो जाता है तो वो निकल जाती हैं। सिमिलरली साइड वाले दूसरे ट्यूब में से जो कि अंदर वाले ट्यूब के कंसेंट्रिक है, नीचे से फ्रेश एयर अंदर आती है और टेम्परेचर गेन करने के बाद ऊपर वाले पार्ट से बाहर निकल जाती है। इससे आपकी काफ़ी सारी एनर्जी जो एयर को हीटअप करने के लिए चाहिए होती है वो बच जाती है। उसके अलावा फ्यूल आपका बचने के अलावा आपके स्टैक लॉसेस भी कम हो जाते हैं, और आपकी एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर भी काफ़ी डाउन आ जाता है। आप रिक्यूपरेटर को पैरेलल फ्लो या फिर काउंटर फ्लो में भी यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल फ्लो यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि रिक्यूपरेटर की सर्विस लाइफ बढ़ जाती है थोड़ा सा। दूसरे टाइप का रिक्यूपरेटर होता है कन्वेक्टिव रिक्यूपरेटर। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉन्फ़िगरेशन फॉर रिक्यूपरेटर्स। इसमें हॉट फ्लू गैसेस, डायग्राम में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हॉट फ्लू गैसेस जो ट्यूब्स दी हुई हैं उनके अंदर से मूव करती हुई, जैसे आपको ब्लैक डायग्राम में दिखाई हुई हैं उस टाइप से मूव करती हैं, और आसपास फ्रेश एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंटर कराई जाती है। जैसे जैसे आपकी हॉट फ्लू गैसेस घूमती हुई बाहर एग्जिट की तरफ निकलती हैं वैसे वैसे वो अपना टेम्परेचर
डाउन कर लेती हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनका हीट कंटेंट फ्रेश एयर को मिल जाता है और फ्रेश एयर आपको हाई टेम्परेचर पे ऊपर की तरफ राइट साइड में मिल जाती है। अगले टाइप का रिक्यूपरेटर होता है रेडिएशन कन्वेक्टिव हाइब्रिड रिक्यूपरेटर। इस रिक्यूपरेटर की खास बात ये होती है कि इसकी इफेक्टिवनेस ऑफ हीट ट्रांसफ़र काफ़ी ज़्यादा होती है और इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ रेडिएशन एंड कन्वेक्टिव डिज़ाइंस। इससे आपको दोनों के दोनों रिक्यूपरेटर यानी कि रेडिएशन और कन्वेक्टिव रिक्यूपरेटर के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ये सिंपल रिक्यूपरेटर से महंगे होते हैं लेकिन हल्के ज़रूर होते हैं। अगले टाइप का रिक्यूपरेटर होता है सेरामिक रिक्यूपरेटर। देखिए, जब भी कभी आप मेटल्स से बना हुआ रिक्यूपरेटर यूज़ करेंगे तो जब भी कभी हॉट गैसेस का टेम्परेचर 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा तो मेटल्स में प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि अगर आप सेरामिक यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 1550 डिग्री सेंटीग्रेड तक आराम से एयर को हाई टेम्परेचर पे फ्लो करा पाएंगे। इस वजह से सेरामिक रिक्यूपरेटर को यूज़ किया जाता है और इनकी लाइनिंग्स यूज़ की जाती हैं। पुराने ज़माने के सेरामिक रिक्यूपरेटर्स में काफ़ी ज़्यादा लीकेज होते थे, लेकिन विद टाइम लीकेज काफ़ी कम हो गया है। आगे रीजनरेटर या फिर रीजनरेटिव हीट एक्सचेंजर, ये हमेशा लार्ज कैपेसिटीज़ के लिए प्रेफर किए जाते हैं। ये ग्लास और स्टील मेल्टिंग फर्नेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। रिक्यूपरेटर में डायरेक्टली आपकी हीट हॉट फ्लूइड से कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो रही थी, लेकिन यहाँ पर आपका थर्मल स्टोरेज का यूज़ होता है। मतलब पहले आपकी हॉट गैस को किसी थर्मल स्टोरेज डिवाइस पे मूव कराया जाता है, जिससे थर्मल स्टोरेज डिवाइस हीट को ट्रैप करके रख लेता है और जब बाद में आप कोल्ड फ्लूइड को उसके ऊपर से मूव कराते हैं तो हीट कोल्ड फ्लूइड में ट्रांसफ़र हो जाती है। रीजनरेटर का कुछ नुकसान भी है, जैसे अगर आप बहुत लंबे समय तक थर्मल स्टोरेज डिवाइस में हीट को ट्रैप करके रखना चाहें तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है और विद टाइम आपके फर्नेस के ऊपर डस्ट भी जम जाती है। इस वजह से हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी काफ़ी गिर जाती है। उसके अलावा कुछ एयर लीक्स वगैरह भी होते हैं, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफ़र आपका लो हो जाता है। अगला टॉपिक है हीट व्हील्स। हीट व्हील्स लो टू मीडियम टेम्परेचर वेस्ट हीट रिकवरी के काम में आते हैं और हीट व्हील्स को हम लोग थर्मल व्हील्स भी बोलते हैं। यहाँ पर आपकी दो डक्ट्स होती हैं, एक जो कि आपकी कोल्ड आउटसाइड एयर को लेकर आती है और दूसरी डक्ट जो आपकी वार्म रूम एग्जॉस्ट एयर को लेकर जाती है। दोनों की दोनों डक्ट के बीच में आपका रीजनरेटर जो कि रोटेटिंग टाइप का होता है, इसी को हम बोलते हैं हीट व्हील्स। ये इंस्टॉल्ड होता है। जैसे जैसे व्हील रोटेट करता है फ्रॉम वार्म एयर रीजन टू कोल्ड एयर रीजन, वो हीट ट्रांसफ़र करता है। थोड़ा सा डायग्राम को ध्यान से देखिए। ऊपर के हाफ में आपकी कोल्ड एयर बाहर से एटमॉस्फेयर से आ रही है और वो आगे की तरफ वार्म होके निकल रही है, जबकि नीचे वाले डक्ट में वार्म एयर आ रही है रूम्स के एग्जॉस्ट से और वो पीछे की तरफ कूल होकर निकल रही है। अब अगर इस व्हील को ध्यान से देखा जाए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे व्हील वार्म एयर से हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए व्हील हीट एब्जॉर्बिंग मटेरियल का होता है और जैसे ही वो गर्म वाला एरिया ऊपर घूमकर कोल्ड रीजन में आएगा, वो अपनी हीट कोल्ड फ्रेश एयर को दे देगा और वो कोल्ड फ्रेश एयर आप जहां आपको रिक्वायरमेंट है
वहाँ इजीली सप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी वार्म रूम एग्जॉस्ट एयर जो थी उसका टेम्परेचर डाउन आ गया है और जो कोल्ड आउटसाइड एयर थी उसका टेम्परेचर वार्म हो गया है, यानी वो थोड़ी सी गर्म हो गई है। इसीलिए हीट व्हील्स का यूज़ मीडियम से लो टेम्परेचर में आता है। हीट व्हील्स जो होते हैं वो 85% तक इफ़िशियंट हो सकते हैं। HVAC सिस्टम्स में काफ़ी ज़्यादा इनका यूज़ आने लगा है आजकल। अगला टॉपिक देखते हैं, वो है हीट पाइप। हीट पाइप थर्मल एनर्जी को 100 टाइम्स ट्रांसफ़र कर सकता है एज कंपेयर टू कॉपर। एंड डू यू नो कॉपर इज नोन एज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी, यानी कि हीट उससे भी 100 गुना ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र। कैन यू इवन इमेजिन? हीट पाइप में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए इसका मेंटेनेंस भी बिल्कुल मिनिमम होता है। अ हीट पाइप combines the principle of thermal conductivity and phase transition to effectively transfer heat between two interfaces। खास बात हीट पाइप की ये है कि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता और इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो इजीली थोड़ी सी भी हीट एब्जॉर्ब करने में तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से समझाना चाहूँ तो राइट साइड में ध्यान से देखिए, जो आपका लिक्विड है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और हीट एब्जॉर्ब होते के साथ ही वो अपना फेज चेंज कर ले रहा है और उसका फेज हो गया है वेपर फेज, यानी कि यहाँ पर आपकी लेटेंट हीट काम में आ रही है। सारी की सारी हीट लेटेंट हीट बढ़ा दे रही है लिक्विड की। उसके बाद ये वेपर्स कोल्ड रीजन वाले जोन में मूव कर रहे हैं। जैसे ही कोल्ड वेपर जोन में ये पहुंचे, ये उन्होंने एटमॉस्फेयर को हीट दे दी और वापस से वो कंडेंस हो गए लिक्विड में। वापस से वो लिक्विड जाएगा हॉट रीजन में, वहाँ से वापस से हीट एब्जॉर्ब करेगा और आपका लिक्विड बन जाएगा वेपर में। वापस से वेपर आपका कोल्ड वाले जोन में आएगा। इस टाइप से आपकी साइकिल रिपीट होती चली जाती है। तो हीट पाइप बहुत ही सिंपल है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बेसिकली 3 एलिमेंट्स होते हैं, सील्ड कंटेनर, कैपिलरी विक स्ट्रक्चर और एक वर्किंग फ्लूइड। सब चीज़ें आपकी इसकी अगर मैं इफ़िशियंसी के बारे में बात करूं तो वर्किंग फ्लूइड के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है। आगे अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस और एडवांटेजेस के बारे में, ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट और कॉम्पैक्ट होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी मूविंग पार्ट नहीं होते, इसलिए मैकेनिकल मेंटेनेंस ना के बराबर ही है। इसके अलावा इसे एक्सटर्नल पावर सोर्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए और ल्यूब्रिकेशन सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसके अलावा ये है you can operate heat pipe heat recovery systems up to 315 degree centigrade with 60 to 80% heat recovery capability। काफ़ी ज़्यादा है ये। इसके अगर मैं एप्लीकेशंस के बारे में बात करूं तो आप हीट पाइप का यूज़ कर सकते हैं टू ट्रांसफ़र थर्मल एनर्जी फ्रॉम एग्जॉस्ट ऑफ एनी प्रोसेस फॉर बिल्डिंग हीटिंग, यानी स्पेस को हीट करने के आप काम में इसको ला सकते हैं। उसके अलावा आप प्रोसेस टू प्रोसेस में भी, यानी कि एग्जॉस्ट फ्लू गैसेस से थर्मल एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं आप फ्रेश एयर के साथ में। उसके अलावा हीट पाइप्स आपके HVAC एप्लीकेशंस में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, इस डायग्राम में अगर आपको हीट बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट करनी है तो डायग्राम में जो ब्लैक जोन रखा हुआ है इसको आप अपने कमरे के अंदर लगा लीजिए। आपका कमरा ठंडा
हो जाएगा। और अगर आपको हीट चाहिए हो कमरे के अंदर तो लेफ्ट साइड में जो आपके वाइट वाला जोन है उस वाले जोन को अपने कमरे में रख लीजिए, तो आपका हीट कमरे में बढ़ती चली जाएगी। इसके कुछ और भी एडवांटेजेस हैं, जैसे आप वेस्ट हीट को रिकवर कर सकते हैं फर्नेस में से, फ्रेश एयर को रीहीट करने के काम में आप लेके आ सकते हैं। आप कमरे को ठंडा या फिर गर्म जैसा भी आप चाहें उस टाइप से हीट पाइप की हेल्प से आप टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। और HVAC सिस्टम्स यानी हीटिंग, वेंटिलेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में भी आप इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। बाकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस आप एक बार नज़र मार लीजिएगा जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर मैं रेफरेंस के बारे में बात करूं तो ये चैप्टर बेसिकली सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 8 है, जो कि BEE की बुक है। उसके अलावा और भी अगर आप कुछ पढ़ना चाहें तो यहाँ पे रेफरेंसेस दिए हुए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।